चक्रं जलौकाम् दधतमृतं घटम् चारुदौर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मं स्वच्छातिरुद्यम् शुकपरिविलसनम् मौलिमम्बोजनेत्रम् कालाम्बोद्योज्ज्वलाङ्गम् कटितटविलसश्च चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तव निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोगों को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग ये अष्टांग हृदय का कल्प स्थान का चौथा अध्याय का 69 नंबर का श्लोक पढ़ते हैं। अच्छा, सर नहीं है तो महेंद्र सर या अश्विनी मैम आप लोगों में से कोई पढ़ना चाहेगा? आप लोग अनम्यूट नहीं कर पा रहे हैं, एक मिनट मुझे अनम्यूट करने का ऑप्शन देता हूँ जी। अब देखिए अनम्यूट कर पा रहे हैं क्या आप लोग? हाँ, अश्विनी मैम आप 69 नंबर का श्लोक पढ़िए मैम। जी सर, नमस्ते सर। नमस्ते मैम। तीक्ष्णत्वं मूत्र पिल्वाग्नि लवणक्षार सर्षपैः प्राप्तकालं विधातव्यं क्षीराज्याद्यै तु मार्दवम्। बस्ती में गोमूत्र, पीलू, चित्रक, सैंधव, लवण, यवक्षार, सरसों आदि से समय के अनुसार तीक्ष्णत्व करना चाहिए। क्षीर तथा घी से बस्ती में समय के अनुसार मृदुता करनी चाहिए। हाँ, इन्होंने ये बताया कि पहले ऊपर से ये बताया कि तीक्ष्ण बस्ती की देना है, कभी मृदु बस्ती देना है। अब इन्होंने तीक्ष्णत्व कैसे करना है या फिर मृदु तत्व कैसे करना है। हमें कभी कभी क्या होता है, जैसे लेखन करना पड़ता है, कभी कभी वेट लॉस करना पड़ता है, कभी कभी हमें ब्रीहन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मेडिसिन के लिए बता दिया है कि तीक्ष्णत्व करना है तो गोमूत्र का प्रयोग करें, पीलू नाम की वनस्पति का प्रयोग करें, चित्रक का प्रयोग करें, सिंधा नमक, यवक्षार और सरसों। इसको अगर हम लोग देते हैं जैसा जरूरत है तो तीक्ष्णत्व आ जाता है। और या फिर दूध का देते हैं या घी का देते हैं तो मृदुता आ जाती है। तो इसको युक्ति पूर्वक हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। कितना इजी वे में आयुर्वेद बताया गया है, लेकिन लोग इसको पढ़ते नहीं। अभी सुबह उठे ही नहीं है, बहुत सारे लोग सो रहे हैं, तो फिर कैसे ये सब चीजें सीखेंगे। चलिए मैम आप ये टीका पढ़ दीजिए। जी सर। तीक्ष्णत्व बस्तेर मूत्र पिल्वाग्नि लवण क्षार सर्षपै प्राप्त काल योग्ये अवसरे विधातव्यम। क्षीर घृतादेश्च बस्तेर मार्दव प्राप्त काल कर्तव्यम। बहुत बढ़िया। इसमें वही चीज बताया कि तीक्ष्णत्व अगर लाना है तो बस्ती में मूत्र का प्रयोग करें, पीलू का प्रयोग करें, फिर अग्नि मतलब चित्रक का प्रयोग करें, लवण मतलब सिंधा नमक, क्षार का प्रयोग करें और सरसप सरसों का प्रयोग करें। प्राप्त काल योग्य अवसरे मतलब जहां पे जो जरूरत है, प्राप्त काल जहां पे जो काल आ गया है, योग्य अवसर को देख के विधातव्यम देना चाहिए। क्षीराद्यैश्च क्षीर और घृत के साथ बस्ती में मृदुता लाने के लिए प्राप्त काल कर्तव्यम, जहां पे जो वो ऐसा अवस्था आ गया है, प्राप्त काल हो गया है, वहां पे ये देने के लिए बोला गया है, वो कर्तव्य है। बहुत अच्छा पढ़ा मैम आपने। आगे सिद्ध बस्ती का फल 70 नंबर का जो श्लोक है ये कौन पढ़ेगा? हरिहर सर, महेंद्र सर, शशि मैम कोई पढ़िए। कौन पढ़ना चाहेगा 70 नंबर का जो श्लोक है? सिद्ध बस्ती प्रणाम। हाँ सर पढ़िए, प्रणाम सर। फल काल रोग दोष प्रकृति प्रविज्य योजितो बस्ती स्वई स्वई औषध वर्गई स्वान स्वान रोगान निवर्त्यति। रोगी का बल, काल, रोग, दोष, प्रकृति का विचार करते हुए प्रयुक्त की गई औषध समूह में सृजित बस्ती स्वयं के रोगों को शांत करती है। जी, इन्होंने बताया कि आप लोग युक्ति पूर्वक, क्योंकि आप लोग श्रेष्ठ चिकित्सक हैं, उन्होंने कहा है कि हमने सूत्र स्थान पढ़ाया
फिर उसके बाद में निदान स्थान पढ़ाया, शारीरिक स्थान पढ़ाया, चिकित्सा स्थान पढ़ाया। तो इतना काफी है। आप लोगों को मालूम हो चुका है कि बस्ती देने के पहले रोगी का बल कैसे है, काल कैसे है, रोग कैसे है, दोष कैसे है और प्रकृति कैसे है। उस हिसाब से औषधि समूहों से, अब औषधियों के बारे में भी उन्होंने बताया है सब चीज। तो हम लोग अपने हिसाब से बस्ती किस रोग में कौन सा देना है, वात के लिए, पित्त के लिए, कफ के लिए, या व्याधि प्रतिनिधि कौन सा देना है, ये बोल रहे हैं आप अपने हिसाब से समझ के और बस्ती दीजिए और रोग को वो शांत कर देगा, ऐसा बताया। ठीक है, इसका टीका पढ़ना है सर, महेंद्र सर आप ही पढ़ दीजिए। बलात् प्रविज्य खम स्वे स्वैरपि विभगे यथा आमे योगै सिद्धो बस्ती योजते योजन स्वान स्वान आमयान उपशमयन्ति। जी, शमयंती नहीं है, शमयति। फिर से मैं पढ़ता हूँ। बलादिन प्रविभज्य, बल आदि को प्रविज्य मतलब समझ कर, स्वे स्वे औषधे वर्गे, अपने अपने औषधियों के हिसाब से, यथा यथ योग्य, जहां पे जो जरूर योग्य है, सिद्धो बस्ती योजित, सिद्ध बस्ती की योजना करना है। स्वान स्वान आमया आमयानुपशमयति, अपने अपने जो व्याधि है उस हिसाब से दें। जो सिद्ध बस्ती देंगे व्याधि के हिसाब से सेलेक्ट करके, वो आमय मतलब रोग को शमन कर देता है। आयुर्वेद रसायन पढ़िए सर। आयुर्वेद रसायन बलाद्य अनरोधेन बस्ती करप्य इत्याह बल काल इति। यह श्लोक का शुरुआत क्या है, तो वो देखिए हिमाद्री जी का स्टाइल है। बल कालेति, बल काल से शुरू हुआ है ये शब्द। तो बल कालेति का मतलब यह है कि बलाद्यनुरोध है न, बल आदि को देके, बल काल रोग दोष प्रकृति आदि के अनुरोध से, मतलब उसके हिसाब से बस्ती कल्प्य, बस्ती कल्पना के बारे में कहा गया है। इति आ कहा है। बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। अब शशि मैम आप पढ़ना चाहेंगी 71 नंबर का श्लोक, बस्ती योजना का प्रकार। जी सर गुड मॉर्निंग सर, मैं पढ़ती हूँ। उष्णार्तानाम, हाँ, उष्णार्तानाम शीतांगितार्तानाम तथा सुखोष्णाश्च तथा योग्य औषधियुक्तान बस्तीन संतर्क युंजित। उष्णिमा से पीड़ित मनुष्य को शीतल तथा शीत से पीड़ित मनुष्य को सुहाती गर्म बस्तियों को उनके योग्य औषधियों से मिलाकर विचार करके प्रयोग करें। जी सर। अभी कुछ पेशेंट है जिसको दाह हो रहा है, सर्वांग दाह हो रहा है, या उसको ज्वर है, ज्वर है मतलब क्रॉनिक ज्वर है। नवीन ज्वर में कभी भी बस्ती नहीं बोला, लेकिन जीर्ण ज्वर है, ऐसे कंडीशन है तो वहां पे या रक्त पित्त है जिसमें बर्निंग हो रहा है, ऐसे में हमें बस्ती देना है तो शीतल शीत वीर्यात्मक द्रव्यों वाला बस्ती देना है। शीत वीर्यात्मक द्रव्यों में जैसे चंदन है। अभी मेरे पास जो वो मैंने बताया ना, काशी विश्वनाथ मंदिर के जो मेन पुजारी हैं, उनको जीभ में टंग कैंसर बता दिया था डॉक्टर्स ने। तो अब वो इतना परेशान थे कि मुझे ये कराना है, केमोथेरेपी करना है। तो उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया, तो मैंने उनकी संप्राप्ति ये पता चला कि जीभ में पूरा ऐसे मुंह में छाले पड़े हैं, भूख लग नहीं रही है, मतलब क्षार गुण बहुत ज्यादा बढ़ गया है बॉडी में। तो मैंने क्या बोला उनको, मतलब जो मैंने चिकित्सा दिया वो मैं बता रहा हूँ। मैंने बहुत बड़ा बड़ा कैंसर का दवाई नहीं दिया, मैंने उनको इंटरनल कुछ दवाई दिया, पित्त शामक। वैसे ही यहाँ पे योजना करना, ये बाद में बता रहा हूँ। तो मैंने उनको हल्दी और चंदन इसको मिक्स करके और जीभ में घी और मधु के साथ प्रतिसारण करने को बोला। और ये घी और चंदन, हल्दी और चंदन को मिक्स करके और इंटरनल लेने को बोला। गुलकंद और आंवला बोला। और इंटरनल दवाइयों में मैंने गैरिक भस्म दिया खाने को लिए, और मैंने गोमूत्र सॉरी गोदुग्ध भावित प्रवाल पंचामृत दिया, कामदूधा दिया, और उसके बाद में रक्त पाचक रस पाचक दिया। और मैंने ये दिया फल त्रिकादि क्वाथ का गोली है मेरे पास, वो दिया। तो उनका ना 3 दिन में मुंह खुलने लगा और मुंह के छाले कम हो गए, और सूक्ष्म त्रिफला भी दिया था चूसने के लिए। तो उससे ना, मतलब मैंने युक्ति ये लगाया कि पित्त का शमन करना है हमें। वैसे ही यहाँ पर उष्मा से अगर बॉडी को है तो शीत द्रव्य वाला बस्ती देना है। अगर शीत है, ठंडी बज के बुखार आ रहा है और क्रॉनिक है, या बॉडी में ठंडापन बहुत ज्यादा आ रहा है, तो वहां पे उष्ण बस्ती का प्रयोग करना है। अब ठंडा हो रहा है तो ज्वाइंट पेन भी हो सकता है बॉडी में,
अंग मर्द भी हो सकता है। अंग मर्द वाली कंडीशन थोड़ा आम वाली अवस्था रहती है। शीतता वाली जो है, वहां पे हम लोग ये देख सकते हैं ठंडी बज के बुखार आ रहा है या ठंडी बज रही है ऐसे, तो वहां पे अगर निरामावस्था है तो हम गर्म बस्तियों का प्रयोग करते हैं, या फिर हम वैतरण बस्ती जो है वो उष्ण ऐसे गर्म करके देते हैं, तब ये बहुत अच्छा फायदा करता है। वो मेरे जो है ना उनका कल फोन आया कि मुंह खुलने लगा और उनको ऐसा लग रहा है कि रिकवरी हो रहा है। तो अभी मैंने उनका प्लान किया है कि मैं अभी बनारस जाऊंगा तो मैं वमन कराऊंगा उनका, उनको मैंने बता दिया है। चलिए आप लोग शशि मैम आप पढ़िए, इसका टीका पढ़िए। उष्णार्तानाम निर्नाम। शशि मैम आप कहाँ चली गई? वैद्य शशि तुम्हारे। उष्णार्तानां हाँ श्री राम जी आप पढ़िए। उष्णार्तानां नृणां शीतान् बस्तीन् शीतातानां च सुखोष्ण बस्तीन् दद्यात्। हाँ नीचे वाला भी पढ़ दीजिए, मैं अर्थ बताता हूँ। हेतु व्याधि विपरीतो बस्ति कृप्य कल्प्य। कृत्यप्य इत्यः उष्णार्तानाम् इति। हाँ इसका मतलब है उष्णार्तानाम, जिन लोगों को ऐसे आर्त लोग हैं, ऐसे रोगी हैं जिनको गर्मी लग रही है। निर्णाम बहुवचन है, षष्ठी बहुवचन। तो हाँ ऐसे नृणां। नरों को शीतान बस्तिन, ठंडी मतलब शीत वीर्यात्मक द्रव्यों के साथ, क्योंकि तृतीय एक वचन है, ऐसे लोगों को ऐसे बस्तियों का प्रयोग करना है। शीततानाम, जिनको ठंडी बज रही है बहुत ज्यादा, षष्ठी बहुवचन, जिन ऐसे रोगी हैं जिनको ठंडी बज रही है। जो सुखोष्णान बस्तिन दद्यत, उनको सुखोष्ण ल्यूकवार्म हल्का गर्म वाला बस्ती देना है। आयुर्वेद रसायन में बोल रहे हैं उष्णार्तानाम मिति। श्लोक की शुरुआत कैसे हुई है? उष्णार्तानाम। तो इससे उष्णार्तानाम इति, इसका मतलब यह है कि हेतु व्याधि विपरीतो बस्ती, हेतु और व्याधि के विपरीत जो बस्ती है उसकी कल्पना, कल्प्यम इत्याह, उसके अपोजिट कल्पना का प्रयोग यहाँ पे कहा गया है। बहुत अच्छा पढ़ा सर आपने। अभी आगे का संथा देके पढ़ना है 72 73, ये श्लोक लास्ट है। कौन पढ़ना चाहेगा? संथा देके पढ़ना है प्लीज। संथा देके सविता पेठे मैम आप पढ़ेंगी? जी सर, प्रणाम सर। हाँ प्रणाम मैम, पढ़िए। सब बृहन लोग, तथा शोधन के सब लोग मैम के योग्यानि पीछे पीछे बोलिए प्लीज। बस्तिन्न बृहण्यान, ये वाला पढ़िए। बस्तिन्न बृहणीयां दद्यात् व्याधिषु विशोधनीयेषु वस्ति वस्तीनां न ब्रह्मण्या दद्यात् जादिषु विशोधनेषु मेदस्विनो विशोध्या च ये च नरा कुष्ठमेहार्ता मेधस्विनो विशोध्याये च नरा कोष्ठमेहार्ता न क्षीणक्षत दुर्बलमूर्छित कृतशुष्कशुद्धदेहिनाम् दुर्बलमूर्छितो कृशिषु देहनाम् दद्याद् विशोधनीयान् दोषनिबद्धायुषोधि च ये च अज्ञातशोधनीयान् दोषनिबद्धायुषो ये च। इति श्री वैद्यपति सिंह गुप्त सुन श्रीमद् भागवत विरचितायाम् अष्टांगरुध संहितायां पंचमे कल्प सिद्धि स्थाने बस्ती कल्पो नाम चतुर्थोऽध्यायः। बहुत बढ़िया पढ़ा आप लोगों ने सबने। चलिए आप हिंदी वाला पढ़िए। हाँ, विशोधनीय रोगों में बृहण बस्तियों को नहीं देना चाहिए। मेदस्वी, कुष्ठ तथा प्रमेह से पीड़ित का शोधन करना चाहिए। क्षीण, क्षत, दुर्बल, मूर्छित, कृश, शुष्क, वमन आदि से शुद्ध, आगे का हाँ पढ़िए। वमनादि से शुद्ध शरीर और जिनकी आयु मल के अधीन है, इनका शोधन नहीं करना चाहिए। इनको शोधन बस्ती नहीं देवे। वक्तव्य, शुद्ध देह जिनको वमन विरेचन करावे, बहुत समय न हुआ हो, दोष निबद्धायुष मलाधीन जीवन, यथाक्षयी
उपशब्द सशकृता केवलम वर्तते क्षयी। हृदय निदान स्थान अध्याय 5 श्लोक 22। इस प्रकार विद्योतिनी टीका में कल्पस्थान का बस्ती कल्प नामक चौथा अध्याय समाप्त हुआ। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम। इसमें ऐसे बोल रहे हैं कि विशोधनीय रोगों में ब्रीहण बस्ती नहीं देना है। जहाँ पे शोधन करना है, जैसे मेदस्वी लोग है और कोई 360 किलो का है ना, और उसको आपने ब्रीहण बस्ती दिया तो वो तो और मोटा हो जाएगा। वहां पे तो हमें शोधन करना है, उसका मेद निकालना है, तो वहां पे शोधन बस्ती ही जरूरी है। किसी को कुष्ठ है, पूरा बॉडी में क्लेद क्लेद है, पानी पानी है, और आपने ब्रीहण बस्ती दिया तो उसका कुष्ठ और बढ़ जाएगा। तो जैसे प्रमेह रोगी है, उसका पूरा बॉडी में आविल मूत्रता, बहुमूत्रता है, बहुत ज्यादा पानी पानी है शरीर में, और उसकी मूत्र की भी बहुत ज्यादा ये हो रहा है, मतलब कलर भी चेंज हुआ है। ऐसे में शोधन जरूरी है वहां पे। तो वहां पे ब्रीहण बस्ती नहीं देना है, शोधन करना चाहिए। उसी तरह से जो लोग क्षीण है, धातु का बहुत ज्यादा क्षय हो गया है, जिनको चोट लग गया है, जो दुर्बल लोग हैं, जो मूर्छित हैं, अभी जैसे धूप में जाके आए बहुत ज्यादा और बहुत ज्यादा मूर्छा हो गई है, और पुणे का तो इतना गर्मी हो रहा है कि आप जाके आधा घंटा भी धूप में आएंगे ना तो आपको चक्कर आने लग रहा है, इतना गर्मी है यहाँ पे महाराष्ट्र में। इसी तरह से कृष लोग हैं, और जो शुष्क वमन आदि से शुद्ध हुए हैं, मतलब वमन से करने के बाद बहुत ज्यादा शोधन होने के बाद बहुत ज्यादा वीक हो गए हैं वो, और उनका मतलब बहुत ज्यादा अपतर्पण हुआ है। तो और जो शरीर और जिनकी आयु मल के अधीन है, जैसे कि राज्यक्षमा में होता है कि मल पर ही आश्रित रहते हैं, दोष का क्षय होता है, धातुओं का क्षय होता है, तो उनका शोधन कभी नहीं करना चाहिए, शोधन बस्ती भी नहीं देना चाहिए। वक्तव्य में बोल रहे हैं कि शुद्ध देह जिनको वमन विरेचन कराए बहुत समय न हुआ हो, शुद्ध देह का मतलब ये है। और दोष निबद्धायुष मतलब मलाधीन जीवन, जैसे कि क्षय रोगी में बोला गया है उपस्तब्ध शकृता केवलम वर्तते क्षयी, मतलब जो क्षय रोगी है, जिसको राज्यक्षमा हुआ है, उसके लिए शक्रु जो है वही आधार रहता है। और मतलब क्षय रोगी को हमें कभी भी मल नहीं निकालना, क्योंकि दोष धातु मलामुलम ही शरीरम, मल के सहारे पर ही वो जी रहा है। तो हमें शोधन बस्ती भी नहीं देना है वहां पे। जैसे मदन फल वगैरह डाल के, गोमूत्र डाल के अपने बस्ती दे दिया, तो आपने वो दे दिया, तो ऐसे ही उसका वेट लॉस बहुत ज्यादा हुआ है, उसकी अग्नि मंद है, धात्वग्नि मंद है, और आपने शोधन बस्ती दिया तो मल निकलने के साथ उसका प्राण भी निकल जाएगा। तो इसलिए शोधन बस्ती नहीं देना है। अपतर्पण हुआ है वहां पे शोधन बस्ती न देके ब्रीहण बस्ती देना है। और जहाँ पे ब्रीहण हुआ है, जहाँ पे संतर्पण जन्य व्याधियां हैं, वहां पे हमें शोधन बस्ती देना है। ऐसा ये नियम है जी। इसका टीका पढ़ना है, कौन पढ़ना चाहेगा? बस्तिन बृहण्यान, पढ़िए प्लीज। हाँ, एक मिनट से एकदम ब्रॉड हो गया। एक मिनट, बड़ा करूं? बस 3 ऊपर हेतु व्याधि विपरीत उसके नीचे वाला, ही है ना। हाँ आयुर्वेद रसायन, वो पढ़िए, शोधनीयेषु। आयुर्वेद रसायन शोधनीयेषु गृहणीय निषेधम आह बस्तीन इति वेद। आयुर्वेद रसायन दूसरा शोधनीय नाह मेदस्विन इति। हाँ, अब क्या है, बस्ती नीति, बस्ती से जो शुरू किया है बस्ती नीति, इसका मतलब है कि शोधनीयेषु, शोधन में, जहां जिनका शोधन बहुत ज्यादा हो गया है उसमें ब्रीहण का मतलब को शोधन करना जरूरी है, वहां पे ब्रीहण का निषेध किया है, ब्रीहणीय बस्तियां नहीं देना है। उसी तरह से मेदस्वी ना इति, मेदस्वी मतलब मोटे लोग जो हैं, जिनमें मेद बहुत ज्यादा है, उनको शोधन देना बहुत जरूरी है, ऐसा बता रहे हैं। इसका नीचे वाला का टीका पढ़िए मैम, यस्मात् देते। हाँ सर, टीका यस्मात् एते दोषैः निबद्ध जीविता तस्मात् एतेषा दोष निर्हरणात् प्राण संशय स्यात् इति आह जीवित रक्षार्थम एते न विशोध्या इति आचार्या चतस्र आर्या, इति आर्याश्चतस्र, सॉरी आर्या चतस्र इति श्री मृगांक दत्त पुत्र श्रीमद अरुण दत्त विरचितायाम अष्टांग हृदय टीकाया सर्वांग सुंदराख्या पंचमे कल्प सिद्धि स्थाने बस्ती कल्पो नाम चतुर्थोध्याय समाप्त। बहुत बढ़िया पढ़ा आपने। इसमें बोल रहे हैं कि यस्मात् देते, यस्मात् एते दोष निबद्ध जीविता, जहां पे दोष निकल गए हैं और वो जीवित है, वहां पे
मल को नहीं निकालना है। तस्मात् तेषां दोष निहरणात् प्राक संशय स्यादिति। वहां पे दोष शब्द मतलब मल को समझना है। यहाँ पे दोष का मतलब मल अगर ना हमने निकाल दिया तो प्राण का संशय होने का चांसेस रहते हैं। जीवित रक्षार्थम एते न विशोध्य इति। इसलिए जीवन की रक्षा करने के लिए वहां पे शोधन नहीं करना है, न विशोध्य इति। शोधन नहीं करना है क्योंकि मल के सहारे ही वो जीवित रहता है। इसकी आयुर्वेद रसायन टीका है क्या? एक मिनट। हाँ चलिए, बहुत बड़ा टीका है, जितना पढ़ सकते हैं उतना पढ़ते हैं। कौन पढ़ना चाहेगा? टीका बहुत बड़ा टीका है। सर मैं पढ़ूं? आप पढ़िए, मैं अर्थ बताता हूँ। क्षीणादिषु शोधनीय निषेधम आह न क्षीण क्षत इति दोष निबद्ध आयुषो मलाधीन जीविता यथा उप उप उपस्तब्ध स सकृता केवल वर्तते छै इति संग्रहे। अब रुकिए, अब इतना रुकिए। इन्होंने बोल रहे हैं आयुर्वेद रसायन में हिमाद्री जी बोलते हैं क्षीणादिशु, जो लोग क्षीण हो गए, शत रोगी हैं, या फिर उनका राजयक्ष्मा हो गया है, ऐसे जो लोग रोगी हैं उसमें शोधन का निषेध कहा है। निषेध मतलब उन लोगों का अगर अपने शोधन कर लिया तो वो क्या होगा? सारा मल निकल जाएगा। न क्षीण शतात शतेति। इसलिए क्षीण और शत लोगों को शोधन नहीं देना है। दोष निबद्ध आयुषो मलाधीन जीविता। दोष निबद्ध आयुषो का मतलब है कि मल के अधीन ही वो जीवित रहते हैं। वहां पे आपने पढ़ा है राजयक्ष्मा में हमें शोधन नहीं देना है, उनको मृदु मृदु अनुलोमन वाला द्रव्य देना है। और वो भी अग्नि बढ़ाना है, हमें धातु अग्नि बढ़ाना है ना, और धातु बढ़ाना है, बल बढ़ाना है। तो वहां पे हमें शोधन नहीं देना है। यथा अष्टांग हृदय निदान अध्याय 5 में ये बात बोली है, 22 नंबर का। उपस्तब्ध च शकृता केवल वर्तते शयिति। मतलब वो शकृत पे ही उपस्तब्ध मतलब उनका आधार केवल मल ही होता है। संग्रहे तो अब आगे पढ़िए, संग्रह में भी कहा है। संग्रहे तु पृच्छति स्म स्म मुनिम इत्यथ धीमान अग्निवेश इह किन्तु फलानां वस्ति कर्मणि यथ सतत स्यात् तु पुनर्वसु इति पर्ष शास इह कुष्ठयिता गरागरी हितम इक्ष्वाकुफल प्रमीहिणात् कुटजस्य फल हृदामये हृदा आमये पर्वर कोशफल तु पाण्डुषु उदरे कृतवेदन हित मदन सर्वगदा विरोधी तु मधुर सकषाय तिक्तक तद्रुच्य च कटु उष्ण बिज्जलफलम फल पित्त हृद आशुकारी यत् निरपाय पवन अनुलोमी च पर्वर तत्तद् तदत् फलादिषु स्मृतम् आस्थापन योजनास्विति इति अथ मुनि वृषभे निगद्य वाक्य स्थितवती विज्ञापया बभूव भूय इद इदम् अति गहन सहान्य शिष्यैरव निगतो अंजलिम अग्रतो निधाय क्षिप्र कर्म गुण कृत गुरुण उक्तो बस्ति रूर्ध्वम अर्थ चैति च इति न नाभे शीघ्र आप शीघ्रम आपतति चानुष देहात् सर्वत कथम आपोहति दोषान् उचे गुरो स्तिमित मारुत अवश्यम एतद् देहस्य यद् बहिर् पार्श्वितमन्तरे च दुष्टस्य तस्य जनयत् अनुलोमता तु बस्तिर्हीनस्ति विषमानपि
विषमानपि रोग रोगपुगान् शाखागता कोष्ठगताश्च रोगाश्च स मर्मो मर मर्मोर्धोष सर्व मर्मोत्मो सर्व अवयव अंगजाश्च ये सन्ति तेषा न तु कश्चित् अन्यो बायो परजन्मनि हेतुरस्ति बीट श्लेष्म पित्तादि पित्तादि वित्तादि मलोच्चयाना विक्षेप संहारकरो हि वायु तस्याति विरतस्य समाय नान्यद् वस्ते सम भेषजम् अस्ति यस्मात् साम्यन्ति यत्नेन जीते अनिले च तदिरिता तदिरिता पित्तकफादयो अपि तस्मात् चिकित्सार्थम् इति ध्रुवन्ति कृष्णा चिकित्साम् अपि बस्ति बस्तिम् एके यस्तु पक्वाशयस्थो अपि दोषान् दोषाना अपादमस्तक कम वीर्येण बस्तिरादत्ते सुस्थो अर्को भूरसानिव यत्तत्रौषधवीर्य हि तदपानेन वायुना पर्याप्तमचिरादेव समान प्रतिपद्यते समानादुत्तर चैव व्याधिना पवनाक्रमात् ते तृप्ता प्रकृति यान्ति शरीरानुग्रहे स्थिता प्रसह्य पित्तश्लेष्माणौ यथास्थान निवेश्य च सन्तर्पयति परिता स्वान् स्वान् भूतगुणास्तनौ व्याधि व्यान व्यानस्तिर्यगतो पानोध प्राणश चौर्धो प्रकर्षति यथा सोमेन नाडीभिर्हारिणी भेद रिबोध बोधक्रम एव वा तै शिराभिश्च वपुर्वस्ति सुयोजित व्याप्नुवन् प्रसभहन्ति कृच्छ्रनपि यस्मण बस्तिस्तस्मात् कर्म प्रधान सर्व आतंक हन्ति निषेतश्च श्रोतास्तन्य शोधयित्वा च कुर्यादोजस् तेज शुक्रमेधाग्नि दीप्ति अग्निदीप्तिम् इति अथ तन्त्रान्त उक्ता बस्तय सैन्धवाक्ष्य समादाय शतावाक्ष्य समन्वितं गोमूत्रस्य फलान्यष्टा बम्लिकाया फलद्वयं गुडस्य तु फले द्वै च सर्वमालोड्य यत्नतः वस्त्रपूतकोष्णश्च बस्ति दद्यात् विचक्षण शूलबिट्सङ्गमानाः मूत्रकृच्छ्र च दारुण कृम्योदावर्त वातादीन् सद्यो हन्यात् प्रयोजित अष्टोफलानि मूत्रस्य रुबुक्वाथश्च चतुष्फलं फलद्वय तु तैलस्य माच्छिक तथा रसक क्षीर सौबीर तित्रीक फलफलं गुडोदक फल दद्यान् मदनस्य फल तथा शतपुष्पावचारस्न कुष्ठदारु घन निशा सिद्धार्थक बिल्वपेशी यवानी सैन्धव बला कर्षन्विताश्लष्ण पिष्ट खजे नाशु प्रमथ्य च युञ्ज्यान्निरुह वत् प्राज्ञो निरपाय महागुणं मूत्रवस्तिरिति ख्यात सर्वव्याधि हर पर सिन्धुद् भवस्य कर्षम्ली कायाफल गुडार्धफलं
शुभि सुरभित जलाच्च कुडव शबै रेते कृतो वस्ति ईश ईशतैल ईशस्तैलयुतो य भुक्ते दद्यो दन्ति रोगगणं कट्युरुपृष्ठशूलशोथ चामानिलघोरं स्थिरतरमुरुस्तम्भ गिर्धशिरोग जानुसङ्कोचं विषमाग्निसाद क्लैब्य च निवारयत्याशु बस्तिर्वैतरणो गुण गणर्युक्तो सुविख्यात भोजयित्वा च सन्न्याहे सर्वस्यासि प्रवशस्यते अथ चेद्बलद्वान् अभुक्त्यापि तदा क्वचित् दशमूलकषायस्य पलान्यष्टौ फलद्वयं तैलस्य मधुना शतावार्धफलं तथा अच्छ च सैन्धवेष्ट बस्तिरेभिर्महागुण आत्रेयानुमतो हेष भुक्ते योज्या विचक्षणे नित्यमेकान्तर वापि सविहार विवर्जित सुकुमारीषु तीर्थेषु स्त्रीणु यत्र भीरुषु दीयमानो निहन्यासु रोगानीक सुदुस्तरान् वातरक्त क्षयाश्वास श्वासपुराण विषम ज्वरम अस्मरी मूत्रकृच्छ च गुल्म प्लीह हलीमकं वातपित्त भवन रोगान् कफजान् सन्निपातिकान् तान् सर्वान् नाशयत्याशु बलवर्णाग्निवर्धन निरूहकेषु सर्वेषु बस्तीषु प्रवरोमति अर्धमात्रिक निरूहः इति हेमाद्रि टीकायाम् आयुर्वेद रसायने बस्त्यौषधप्रकरण साम्यस्तेन निरूपितम्। अभी आप सर बताइए, आपको कैसा लगा? आप 10 मिनट से कंटिन्यूअस पढ़ रहे हैं संस्कृत, कैसा फील हुआ आपको? हम लोग इसका अर्थ कल बात करेंगे क्योंकि अभी टाइम खत्म हो गया है। और आप लोगों को मालूम होगा कि ये सर जो है ये नेपाल से हमसे जुड़े हैं और नेपाल से इन्होंने और इनको कितना पढ़ने का मन था, कंटिन्यूस 10 मिनट संस्कृत पढ़ा। तो अभी टाइम हो गया। कोई विनीता मैम या वीना मैम भगवान का प्रेयर कर दीजिए आप प्लीज। हाँ करती हूँ सर। और हम इसका कल करेंगे व्याख्या, अभी भी कर सकते हैं लेकिन लेट हो जाएगा। चलिए मैम कर दीजिए। भगवद गीता 15वां अध्याय। उत्तम पुरुषस्त्वन्य परमात्मेन उदावृतः यो लोकत्रयमावीक्ष बिभत्यैवेश्वरः यस्मिन्नक्षरं मतितोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मिन् लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। मैं छूत हूँ, मैं छूत और अछूत इससे भी अलग हूँ, दिव्य हूँ, सर्वश्रेष्ठ हूँ, इसलिए मैं इस जगत में वेद में पुरुषोत्तम बोल के मैं प्रसिद्ध हूँ। थैंक यू सर। बहुत अच्छा पढ़ा आपने मैम। और आप देखिए नेपाल से हमारे सर जुड़े और कितना बढ़िया संस्कृत पढ़े हैं आप सब लोग, और शुद्ध उच्चारण आप लोगों को भी उनसे सीखना चाहिए। और छोटा बच्चा है, अभी बीएमएससी कर रहे हैं, लेकिन इतना उनको पढ़ने का मन है। तो हम कल इस पे चर्चा करेंगे। और आज शाम को 7:30 बजे हम लोग सुश्रुत संहिता में जो एम्ब्रियोलॉजी गर्भावक्रांति पढ़ रहे हैं वो हम कंटिन्यू करेंगे। तो अभी का सेशन बंद करते हैं। थैंक यू, प्रणाम। आप लोग का दिन शुभ हो, ऐसी शुभकामनाएं।